स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में इन दिनों बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सड़कें, रेलवे ट्रैक सब पानी पानी हो गए हैं। सीमांचल में इस कदर बाढ़ आ गई है कि खेत खलियान डूब गए हैं, सड़कें बह गई है, घरों में पानी घुस गए हैं, घरों के अंदर से पानी बह रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सारण, सिवान जैसे जिलों में पिछले 24 घंटे से जोरदार बौछारें पड़ रही है। जैसे स्कूल बंद हो गए हैं और फिर फसलें बर्बाद हो रही है। छपरा में तो कॉलेजों तक में पानी घुस आया है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, गया और फिर कैमूर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में लोग घरों में कैद है और फिर उनका बाहर निकलना मुश्किल है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश पश्चिमी झारखंड और दक्षिण बिहार, उत्तर प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ के आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से हो रही है। यह सिस्टम उत्तर पूर्व बिहार की तरफ बढ़ रहा है और फिर 12 घंटे में बारिश और तेज हो सकती है। आगे भी बिजली चमकना, गरजना और तेज हवाएं चलने का खतरा बना हुआ है। दोस्तों आखिर बच्चा राय कौन है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ एआईएमआईएम ने उम्मीदवार बना दिया है? आपको बता दूं कि बच्चा राय टॉपर्स घोटाले के आरोपी हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। इसी बीच एआईएमआईएम की तरफ से एक प्रत्याशी की घोषणा की गई है। इसकी चर्चा जो दूर दूर तक हो रही है। जब महुआ विधानसभा सीट से एआईएमआईएम की तरफ से बच्चा राय उम्मीदवार बनाया गया है। अब सवाल है कि आखिर कौन है आखिर ये बच्चा राय जिनकी वजह से तेज प्रताप यादव की टेंशन बढ़ सकती है। तो आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में बच्चा राय का नाम कई विवादों से जुड़ा हुआ है। जब बच्चा राय को बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया माना जाता है। बच्चा राय का नाम बिहार टॉपर्स घोटाले में आया है, उन्हें ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। बच्चा राय के इस घोटाले से बिहार की जमकर के फजीयत हुई थी। जब अब बच्चा राय को महुआ विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने प्रत्याशी बनाया है तो फिर महुआ सीट, बच्चा राय और एआईएमआईएम तीनों की चर्चा शुरू हो गई है। बच्चा राय का असली नाम डॉक्टर अमित कुमार है। बच्चा राय 2 बार 12वीं में फेल हो चुके हैं। इसके बाद वे 1999 में अपने पिता के कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए थे। बच्चा राय पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉलेज को टॉपर्स बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। वह टॉपर्स बनने के लिए 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक लेने का आरोपी है। हालांकि साल 2016 में उनकी इस फैक्ट्री का खुलासा तब हुआ जब बच्चा राय की रिश्तेदार रूबी राय इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉपर बन गई। हालांकि टॉपर बनी रूबी राय अपने विषयों के नाम तक नहीं बता पाई। इसके बाद ये घोटाला सामने आ गया। इस घोटाले के सामने आने के बाद बिहार का खूब मजाक बना था। जब वहीं पर विवाद बढ़ने पर बच्चा राय ने प्रिंसिपल पद छोड़ दिया। हालांकि बाद में वे फिर से इस कुर्सी पर बैठ गए। मामला कोर्ट में है और इस पर सुनवाई चल रही है। जब उन पर कई मामले दर्ज हैं लेकिन वे बेल पर बाहर है और किसी भी मामले में सजा नहीं मिली। वहीं पर बच्चा राय पहले आरजेडी से जुड़े हुए थे। वैशाली जिले में उन्हें पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे और तेजस्वी यादव भी उनके कार्यक्रम में शामिल होते थे। कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने की तैयारी की थी लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने अब आरजेडी छोड़ करके एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। वहीं पर बच्चा राय का एआईएमआईएम से महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप यादव के लिए नई चुनौती बन गया है। तेज प्रताप पहले से ही आरजेडी से बाहर किए जा चुके हैं और वे भी अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी से इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इससे महुआ विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बदलने वाले हैं और तेज प्रताप यादव के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। दोस्तों महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है, ये कहना है मुकेश सहनी का। आपको बता दूं कि महागठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी दल मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी और ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में बातचीत है। कभी भी सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी चीजें सही ढंग से चल रही है। आज शाम को भी हम लोग फिर से बैठने वाले हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जा रहा है कि खासकर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पैसा बांटकर की वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि सही ढंग से चुनाव कराया जाए। जब बाबा साहेब ने संविधान में लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया है, जब नेताओं के लिए जनता मालिक है जो कि 5 साल के बाद समीक्षा करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन अभी चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वे जो भी काम कर रहे हैं वे कहीं
कहीं ना कहीं एनडीए का पक्ष है। जब वैसे ये चुनाव जनता मजबूती से लड़ेगी और फिर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि चुनाव आयोग को तय करना है कि कितने चरणों में मतदान हो। दोस्तों, बिहार में 1000 करोड़ में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर के तैयार हो गया है। जय इनकी खासियत जानकर के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार का राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब पूरा होने के कगार पर है और जल्द ही लॉन्च होने के लिए तैयार है। जी हाँ, भवन निर्माण विभाग ने घोषणा की है कि स्टेडियम का पेविलियन और फिर मैदान अब प्रशिक्षण और फिर अभ्यास मैचों के लिए तैयार है। ये बिहार की खेल बुनियादी ढांचों में एक बहुत बड़ी छलांग है जो लंबे समय से एक विश्व स्तरीय खेल स्थल के रूप के लिए तरस रहा था। वहीं पर 45,000 दर्शकों की विशाल क्षमता वाला ये स्टेडियम बीसीसीआई के पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। जब वहीं पर 18 एकड़ भूमि पर फैला ये परिसर बिहार को राष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का काम करता है। इस परिसर में एक 5 मंजिला पेविलियन है जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडिया और फिर वीआईपीज के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं। वहीं पर स्टेडियम का डिजाइन भारत और विदेश के प्रमुख क्रिकेट स्थलों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये एक विश्व स्तरीय सुविधा हो। वहाँ पर भवन निर्माण विभाग के सचिव ने कहा है कि इस परियोजना से बिहार जल्द ही भारत के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान स्थापित करेगा। ये सुविधा राज्य के क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए एक समय से प्रतीक्षित छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ पर राजगीर स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें एक जिमखाना, स्पा, फिजियो रूम और एक पूर्ण चिकित्सा केंद्र शामिल है। जब वहीं पर मैच डे अनुभव के लिए इसमें कमेंट्री बॉक्स, कैमरा डेक और कॉर्पोरेट स्वीट्स भी है। इस वेन्यू का केंद्र बिंदु खेलने का मैदान बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर की देखरेख में तैयार किया गया है। स्टेडियम में एक प्रभावशाली तेरे खेलने की पीछे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक विभाग में बम्पर बहाली निकली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बम्पर बहाली निकाली जा रही है। कई विभागों में बम्पर बहाली की जा रही है। इसी कड़ी में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही खेल विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनर के 389 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने जा रही है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी 9 अक्टूबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए वेतनमान लेवल 6 निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं पर राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर खेल से संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने राष्ट्रीय संस्थान या फिर किसी खेल विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग या फिर स्पोर्ट्स साइंस से संबंधित मान्यता प्राप्त कोर्स पूरा किया है, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जीतन राम मांझी को बड़ा झटका दिया है। कई नेताओं ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। गया जिले से आए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई नेताओं ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ले ली है। जब पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीला गमछा ओढ़ाकर के इन सभी का स्वागत किया। जब उन सभी ने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी परिवार और फिर रिश्तेदार तक सिमट करके रह गई है। जहाँ हम की SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजेश्वर मांझी, राष्ट्रीय महासचिव रही प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी, प्रदेश सचिव राकेश कुमार सिंह और कई सारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के नेता पार्टी छोड़ करके जनसुराज पार्टी में आ गए हैं। वहाँ पर डॉक्टर शशि यादव ने कहा है कि बिहार बदल रहा है। अब तक हम लोग दूसरे के बेटे बेटी और फिर बहू को मुख्यमंत्री, मंत्री और फिर विधायक बनाने के लिए काम करते आए हैं। अब प्रशांत किशोर के कथानुसार हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर करके हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार किस कदर हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले से ही लोग कह रहे हैं, खास करके विपक्ष के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अब इनकी बानगी इस वीडियो में देख करके आप लगा सकते हैं कि इस वीडियो में नीतीश कुमार जिस कदर हरकत कर रहे हैं उससे तो साफ अंदाजा लग रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ, वे स्वस्थ नहीं है। तो वे लगातार अपने दोनों हाथ जोड़े हुए माफी मांग रहे ऐसे करके। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में सामने स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं
हैं और जस्ट सामने में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी के जस्ट सामने में सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी कुछ पढ़ रहे हैं। इस दौरान पास में बैठे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के सामने में माफी मांग रहे हैं। लगातार ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि आप अपने इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस कदर नीतीश कुमार लगातार इस तरह माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, इसको देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि माफी तो मांग रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये माफी मांग रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस कदर उनकी हरकतें हैं, इसको देख करके कोई भी समझ जाएंगे कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वह स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। जी हाँ, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो वे पूरे बिहार को कैसे संभालेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब तेजस्वी यादव ने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उनकी सेहत को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वे कभी हाथ जोड़ते हैं तो कभी इशारे करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार वीडियो में एक बार नहीं बल्कि बार बार हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लगता है? क्या मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं? क्या ये सब बीजेपी के इशारे पर किसी साजिश का हिस्सा है, जिसमें इन्हें कुछ खिला करके ऐसी हालात में पहुंचा दिया है? बिहार की जनता सच्चाई जानना चाहती है। जी हाँ, तेजस्वी यादव द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो कौशल दीक्षांत समारोह का बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, जबकि पटना में मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। वीडियो के वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से फैल गया है कि क्या सच में नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जब वहीं पर वीडियो शेयर करने के बाद तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे, जो उनकी सेहत ठीक नहीं है और कुछ नेता सिर्फ उनके चेहरे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने और फिर तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इसकी पोल खुलेगी। वहीं पर तेजस्वी यादव के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। विपक्ष जहां इसे सीएम की अक्षमता का प्रमाण बता रहे हैं, तो वहीं पर सत्ता पक्ष इसे ओछी राजनीति कहकर के खारिज कर रहे हैं। वहीं पर वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बार आ गई है। एक यूजर ने लिखा है कि ये वीडियो देख करके बिहार की राजनीति पर शर्म आती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और मंच पर इस तरीके की हरकतें करते दिखते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को दोबारा वोट देना चाहिए जो अपने आप को संभाल नहीं सकता? वो बिहार को कैसे संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती असदुद्दीन ओवैसी का साथ देने के लिए तैयार। जी हाँ, इस खबर को जान करके आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसी बातें हो गई हैं कि जो शंकराचार्य है, जो कि कट्टर हिंदुत्ववादी कहे जाते हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वे असदुद्दीन ओवैसी का साथ देने के लिए तैयार हैं। रमाराध्य धर्माधीश ज्योतिषे पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिवहर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उसके साथ है जो गौ रक्षा की बात करेगा, चाहे वे कोई भी दल या संगठन क्यों ना हो। अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी तो हम AIMIM के साथ है। ये बयान उन्होंने रविवार को शिवहर नगर स्थित प्रसाद उत्सव मैरिज हॉल में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि गौ माता किसी जाति, पंथ या फिर पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान है। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा क्यों नहीं शामिल करते? इससे परहेज क्यों है? जो गौ माता का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, वे वास्तव में गौ सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, ये देश को जानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि गौ माता और फिर सनातन धर्म से है। उन्होंने कहा कि हम ना तो किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न ही किसी पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन जो गौ की बात करेगा, यानी कि गाय की बात करेगा, वह हमारा साथी है। गौ माता भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला है, जब उनकी रक्षा पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है। इस दौरान शंकराचार्य ने शिवहर नगर परिषद के निर्माण की सराहना की है। निर्णय की सराहना की है, जहां पर सभापति राजन नंदन सिंह और फिर पार्षदों ने
ध्वनि मतों से गौ माता को नगर माता का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शिवहर नगर परिषद ने जो कदम उठाया है वे देश भर के नगर निकायों के लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन गौ रक्षा केवल घोषणाओं से नहीं कर्म से होनी चाहिए। इससे पहले सभापति राजन नंदन सिंह के नेतृत्व में शंकराचार्य का स्वागत किया गया। दोस्तों, एनडीए के बाद अब महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर हलचल मच गई है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिनों की मैराथन बैठकों के बाद दिल्ली लौट चुकी है, इधर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक के बाद एक एनडीए नेताओं से मुलाकात करके सीट बंटवारे पर विमर्श किया। ताजा खबर है, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर मंथन का फाइनल दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव के आवास पर सभी घटक दलों की बैठक बुलाई गई। जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में नहीं है। वहीं पर मुकेश सहनी ने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक होगी। बैठक शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। सीटों के बंटवारा समेत चुनावी रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। वहीं पर मुकेश सहनी ने कहा है कि सब कुछ अंतिम चरण में, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। साफ हो जाएगा कि कौन से दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहां सभी साथी दलों के नेता आपस में संपर्क में हैं। महागठबंधन का समन्वय मजबूत है। हम लोग पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जनता से लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा कि इस बार बिहार में सत्ता बदलने वाली है। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने जोर देते हुए कहा कि बिहार में सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी समुदाय ने मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प ले लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में तेजस्वी यादव ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसी दयनीय हालात में देखकर कि आपको कैसा लगता है शेयर किया है। दोस्तों, चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जब बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय से आज पार्टी के घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए पेटियां रथों को रवाना किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल झंडी दिखाकर के इन रथों को रवाना किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि भाजपा के द्वारा मतदाताओं से सुझाव लेने के लिए सुझाव संग्रह अभियान की आज से शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में गरीब कल्याण और फिर महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के लिए धरातल पर बहुत सारे काम किए हैं। एनडीए की फिर से सरकार बने, इसके लिए हम मतदाताओं से घोषणा पत्र के लिए सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए वे अपना सुझाव देने का काम करें। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिया जाएगा। ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्र के शहरों और फिर गांव में पहुंचेगा और लोगों से सुझाव लेगा, लोगों से इसके लिए सुझाव मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार हमारा घोषणा पत्र गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और किसानों का कल्याण होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब तक एनडीए सरकार जो काम की है उसे और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर विकसित बिहार वेबसाइट का भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इससे पहले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उनकी तुलना शैतान से कर दी। साथ ही मजलिस पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों को जालिम और एहसान फरामोश करार देते हुए उन्हें हराने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपए लेकर के राजद में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपए लेकर के अपना ईमान बेच दिया वह आपका भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए क्या सोच करके लिया था कि वे तुम्हारे या फिर तुम्हारी औलाद के काम आएगा। तुम्हें गरीबों की चिंता नहीं हुई, अल्लाह इसका फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि धोखे का जवाब बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी की जनता देगी। उन्होंने कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। वहीं पर असदुद्दीन
ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने छीने थे, इंशाअल्लाह हम 24 लाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि आप नेता बनेंगे, हम किसी यादव पार्टी के नेता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी समुदाय के लोगों ने अपना नेता बना लिया है, लेकिन बिहार के 19% मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया है। उन्होंने कहा है कि जब मजलिस कहता है बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया है और कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि किसी भी सूरत में मस्जिद और कब्रिस्तानों पर कब्जा नहीं करने देंगे। संसद में वक्फ कानून के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा करके हमने कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे। आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में मजाक चल रहा है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के चलेंगे तो फिर नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर लेगा तो उसे वफादार कहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा की भर्त्सना करता हूं और जो बरेली के जेल में है वे जल्द रिहा हो, ऐसी कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि ये कोशिश की जा रही है कि हमारे दिल से रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और हिम्मत से काम लेंगे। जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान, पूर्व विधायक तौसीफ आलम सहित अन्य नेता मौजूद थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन को लेकर के माथापच्ची जारी है। इस बीच आज बड़ी सियासी गतिविधि देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े अचानक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे। आपको बता दूं कि सीट बंटवारे को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा करने धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के मांझी को मनाने के लिए तीनों नेता पहुंचे थे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मांझी की नाराजगी अब भी बरकरार है। जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात के बाद तीनों नेता वापस लौट गए। मीडिया कर्मियों के सवाल से सभी बचते दिखे। वहीं जीतन राम मांझी से भी सवाल किया गया कि सीट बंटवारे को लेकर के क्या चर्चा हुई, तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की नाराजगी अब भी बनी हुई है। मांझी एनडीए से 15 से 20 सीट मांग रहे हैं। वहीं एनडीए सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 से 10 सीटों के बीच में सीट दी जा सकती है। चूंकि 2020 में मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ऐसे में इस बार भी एनडीए में मांझी की पार्टी को 7 या 10 सीट मिल सकती है। वहीं पर दूसरी ओर जीतन राम मांझी एनडीए में 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी बनाने के लिए कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना आवश्यक है। जीतन राम मांझी अपनी मांग पर टिके हुए हैं। वहीं पर बीजेपी नेताओं की ओर से मांझी को मनाने की कवायद जारी है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले मोदी के मंत्री ने लालू राबड़ी की पोल खोल दी है। जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1990 से 2005 तक बिहार जंगल राज के दौर से गुजरा, जब अपराध, अपहरण और हत्याएं आम बात थी। वहीं पर नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं था, जब उस समय न कानून चलता था न व्यवस्था। हत्या, अपहरण, नरसंहार और फिर लड़कियों के साथ गलत काम के मामले से पूरा बिहार दहशत में था। 15 साल के शासन में 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए और 59 बड़े नरसंहार दर्ज किए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दौर में एफआईआर दर्ज करवाना भी मुश्किल था। पुलिस प्रशासन अपराधियों के दबाव में काम करता था और आम लोग न्याय के लिए भटकते रहते थे। वहीं पर नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में अब कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। नित्यानंद राय ने कहा कि अब बिहार में अपराधियों को सजा मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है और फिर न्याय की उम्मीद जीवित है। ये फर्क जनता देख रही है। वहीं पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि जब तक बिहार का आम नागरिक वोट देगा तब तक तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ होता रहेगा। अब हर नागरिक ईवीएम से वोट डाल रहा है और यही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज का बिहार 1990 के दशक वाले बिहार से बिल्कुल अलग है, जहाँ अब लोग डर के साए में नहीं, विकास के सपने के साथ जी रहे हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष को घेरा और कहा कि जब से ईवीएम आई है, चुनाव
चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इसे लागू कराया था तभी से पारदर्शिता बढ़ी है। अब बिहार में सुशासन है, जंगल राज नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव पूरी निष्पक्षता से होते हैं और फिर जनता को अब डर नहीं बल्कि भरोसा होता है कि उनका वोट मायने रखता है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के विकास को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2.5 दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था को याद कीजिए, तब स्कूलों की हालात बदतर थी, बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर थे। आरजेडी के राज्य में बिहार की हालात सड़े हुए पेड़ जैसे थी, जिसकी जड़ों में कीड़ा लग चुका था। उस पेड़ को फिर से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगी है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि आज से बिहार कांग्रेस ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका नाम 20 साल 20 सवाल है। जहां हर दिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर 20 साल डबल इंजन की सरकार से सवाल करेगी कि उन्होंने क्या किया है। जब उनसे जनता की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वह सरकार जमीन चोर मुनाफाखोर है, वह प्रधानमंत्री की दोस्त के तिजोरी में डालने में लगी हुई है। अडानी ने अब बिहार में भी पांव पसारे हैं। बिहार में अडानी को 1 रुपये पार्टी प्रति दर से जमीन क्यों दी है? 3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि हम बिहार को हजारों करोड़ जो बिहार को पैकेज देने की बात की जा रही थी वह सिर्फ प्रचार था, वह प्रधानमंत्री की दोस्त को दे दी गई। दरअसल ये यूपीए सरकार के समय में ऐलान किया गया था, जिसे राज्य और फिर केंद्र सरकार को मिल करके बनाना था। दोस्तों, सीमांचल की 24 मुस्लिम सीटों पर कौन भारी पड़ेगा, एआईएमआईएम या फिर पीके के जनसुराज? दरअसल चुनाव की बात आते ही सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र होने लगता है। किशनगंज उस सीमांचल का हिस्सा है जिसमें कटिहार, पूर्णिया और फिर अररिया भी शामिल है। चारों जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। इस बार सीमांचल में क्या होने वाला है, ये सवाल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। वहीं पर बिहार की जातिगत जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। इनमें से 11 पर 40% से ज्यादा, 7 पर 30% से ज्यादा और फिर 29 सीटों पर 20% से 30% मुस्लिम वोटर है। मुस्लिमों का सबसे ज्यादा असर किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में है। वहीं पर जैसा नैरेटिव चल रहा है उससे लगा था कि मुस्लिम वोटर वक्फ बिल और फिर एसआईआर में वोट कटने की बात कहेंगे, लेकिन उनके मुद्दे इनसे अलग प्लान, रोजगार और फिर पढ़ाई है। लोगों का कहना है कि यहाँ काम नहीं है। चुनाव में सब नौकरी की बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। इस बार चुनाव में बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवान काम के लिए परेशान है, लेकिन रोजगार और फिर नौकरी को लेकर के नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। वहाँ पर पढ़ाई बड़ा मुद्दा है। लोगों की शिकायत है कि पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। किशनगंज में हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ एक मारवाड़ी कॉलेज है। प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ खिचड़ी खिलाई जा रही है। वहीं पर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बेहतरीन नेता हैं। जितना नीतीश कुमार ने दिया है उतना किसी सीएम ने अब तक नहीं दिया है और ना दे पाएंगे। बिहार के लिए सबसे बेहतरीन सीएम नीतीश कुमार ही है। हालांकि वक्फ कानून को लेकर के बहुत नाराजगी भी जरूर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने ये कानून बना करके मुसलमानों को निराश किया है, लेकिन अति पिछड़ा समाज पर इस कानून का कोई असर नहीं है। जहाँ उनका कहना है कि जो हमारे लिए जो काम कर रहा है उसे केवल इसलिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि उसने वक्फ कानून का समर्थन किया। इस कानून से आम मुसलमान पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये भी सवाल है। तो सीमांचल में महिलाएं एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। वहीं पर किशनगंज, कटिहार और अररिया के इलाकों में 2 तरह की तस्वीर देखने को मिली। एक ही घर में पुरुष वक्फ बिल की वजह से नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रही है। हालांकि वे सीधे तौर पर कैमरे पर आने से बचती है। महिलाओं में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए की सबसे ज्यादा बातें हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार ही उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। इस बार हम नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, ये कहना है महिलाओं का। वहीं पर एक महिला ने बताई है कि जीविका दीदी के ग्रुप में हम लोगों को बताया गया है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपए देंगे, बिजनेस करने के लिए भी पैसा मिलेगा। वहीं पर लालू प्रसाद यादव अब पुराने हो गए हैं, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। इस बार भी नीतीश कुमार को ही वोट डालेंगे। जाहिर है मुस्लिम महिलाएं महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। उन्हें नीतीश कुमार का काम पसंद आ रहा है। जहां तक जनसुराज की बात है तो भले
भले प्रशांत किशोर 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हों, लेकिन सीमांचल में प्रशांत किशोर का बहुत असर नहीं दिखता है। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार होने देने की वजह से उन्हें मुस्लिम वोट में हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। वहीं पर मुस्लिम ओबीसी के साथ किस हद तक जाना चाहेंगे, ये बड़ा विषय है। अगर प्रधानमंत्री सीमांचल में आकर के घुसपैठ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर महागठबंधन है। मोदी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीमांचल में उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उछाला जा रहा है। वक्फ बिल और फिर एसआईआर का असर पड़ेगा, लेकिन एआईएमआईएम को लेकर के मुस्लिम युवाओं में बड़ा आकर्षण है, जो कि मुस्लिम वोटर पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, इस बार ओबीसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी खास असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का जादू चल पड़ा है? क्या महागठबंधन के वोटर भी अब एआईएमआईएम की तरफ रुख कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट बैंक में हलचल मच गई है और साथ ही साथ यहाँ किशनगंज में बेरोजगारी और वक्फ बिल बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। जी आपको बता दूं कि बिहार के सीमांचल में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म आने लगा है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के हो रही है। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर अब तक महागठबंधन का कब्जा माना जाता था, वहीं अब युवा मतदाता खुल करके कह रहे हैं कि अब ओवैसी के साथ। दरअसल सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया बिहार की राजनीति में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% है। यानी कि इन 4 जिलों की करीब 24 विधानसभा सीटें मुस्लिम वोटरों के रुख पर निर्भर करती है। तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। जनता के बीच अब केवल धर्म या समुदाय नहीं, बल्कि बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। किशनगंज के युवा कहते हैं कि हर चुनाव में वादे मिलते हैं, नौकरी नहीं। शहर में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज बस नाम के हैं। वहीं पर वाकई सीमांचल में उच्च शिक्षा के लिए मरवाड़ी कॉलेज ही एकमात्र बड़ा संस्थान है, जबकि सरकारी स्कूलों की हालात बेहद खराब है। वहीं पर किशनगंज के कोचाधामन की राजनीति पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आरजेडी से 2 कद्दावर नेता मैदान में हैं और दोनों अपने अपने उम्मीदवारी को लेकर के जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। एक तरफ है मास्टर मुजाहिद साहब और दूसरी तरफ है इजहार एसपी साहब। कोचाधामन विधानसभा से आरजेडी के भावी उम्मीदवार हैं और दोनों एक जीतोड़ पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर जनता क्या चाहती है। जनता की मूड को भांपने की बहुत जरूरत है। दरअसल बात है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट पर लड़ाई देखी गई थी और ये लड़ाई महागठबंधन जेडीयू और एआईएमआईएम के बीच की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर एआईएमआईएम ने बाजी मार ली। एआईएमआईएम से जीते इजहार एसपी साहब, सेकंड पोजीशन किए मास्टर मुजाहिद साहब जो कि जेडीयू से ताल्लुक रखते थे। हालांकि अब वो आरजेडी में चले गए हैं, लेकिन उनके जेडीयू में शामिल होने से उनकी हार हुई, उनको जीत नसीब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी के साथ है, इसलिए हम उसके साथ नहीं हैं। अगर वे जेडीयू छोड़ करके किसी भी दल से आ जाते हैं तो फिर हम उसके लिए लब्बैक कहेंगे, उसके लिए हामी हैं। लेकिन इस तरह की विरोध की आवाज और तब ज्यादा उठी जब जेडीयू वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। उसके बाद मानो तो किशनगंज में मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के कहने लगे कि जो भी एनडीए से आएगा उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया। अब आरजेडी से मास्टर मुजाहिद आलम भावी उम्मीदवार हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 2020 में इजहार एसपी साहब एआईएमआईएम की वजह से ही जीते थे। जी हाँ, उनकी आज कोई पकड़ नहीं थी, एआईएमआईएम की वजह से ही उनको जीत मिली थी। लेकिन अब वो एमआईएम से हट करके आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए कुछ लोग उनसे नाराज भी चल रहे हैं। जी हाँ, और ये नाराजगी खुले तौर पर बहुत बार देखने को मिली। कई बार उनको आउटडोर में विरोध का सामना भी करना पड़ा। जब वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम से जाने के बाद इजहार एसपी का ग्राफ नीचे चला गया है, जनता के बीच उनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआईएमआईएम का ग्राफ भी पहले जैसा अब नहीं है। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त एक लहर चली थी जिसकी वजह से एमआईएम यहाँ से 5 सीटें जीती, लेकिन 2020 वाली लहर इस बार 25 में नहीं दिख रही है। वहीं पर मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में अगर बात किया जाए तो जनता के बीच उनकी अभी भी पकड़ मानी जाती है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें मास्टर मुजाहिद साहब को स्थानीय लोग पैसे देकर के जिताने की अपील कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग यहाँ तक कह रहे हैं
हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को जिताने के लिए, उनको लड़ाने के लिए, कोचाधामन विधानसभा सीट से लड़ाने के लिए मैं अपना बैल बेच दूंगा, मैं अपना मवेशी बेच दूंगा। उन्होंने अपना मवेशी भी दिखाया। इस शख्स का कहना है कि मास्टर मुजाहिद साहब को हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए और कोचाधामन से लड़ना चाहिए, उसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करके रख दूंगा। जी हाँ, मैं अपना बैल जो कि मेरी पूंजी है उसको मैं बेच करके मास्टर मुजाहिद साहब को लड़ाने के लिए लगा दूंगा। वहीं पर राजनीतिक नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के मुस्लिम समाज में मत बटे हुए हैं। एक वर्ग वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के बेहद नाराज है। वहीं महिलाओं का झुकाव अब भी मुख्यमंत्री की महिला रोजगार योजना जैसी योजनाओं की वजह से जेडीयू की तरफ दिखता है। महिलाओं का कहना है कि नीतीश ने हमें आर्थिक रूप से संभाला, बाकी सब वादे करते हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव और फिर महागठबंधन की बात करें तो फिर सीमांचल में उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। एक वक्त में मुस्लिम यादव समीकरण की रीढ़ रहे इलाके में अब एआईएमआईएम धीरे धीरे अपनी पकड़ भी मजबूत कर रही है, लोग ये कर रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से घुसपैठ जैसे बयान सीमांचल के मतदाताओं में और ध्रुवीकरण ला रहे हैं। मुस्लिम वोटर बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अब वे कांग्रेस या फिर आरजेडी पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार एआईएमआईएम सीमांचल में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अररिया से लेकर के कोचाधामन तक पार्टी के प्रति उत्साह साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं की भूमिका भी निर्णायक होगी, जो इस बार विकास और फिर रोजगार के आधार पर वोट करने के मोड में दिख रही है। कुल मिलाकर के सीमांचल की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एक और ओबीसी का कद बढ़ रहा है, वहीं पर पारंपरिक दलों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। आने वाले चुनाव में यह तय होगा कि सीमांचल की पहचान किस दिशा में मुड़ती है, पुराने गठबंधन की तरफ या फिर ओबीसी की नई राजनीति की तरफ। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है कि किशनगंज में बुनियादी जो सुविधा है स्वास्थ्य में वो मिलना नहीं चाहिए? क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं, बहुत नहीं बल्कि बहुत ही पीछे हैं। खास करके किशनगंज में एक अच्छा सा कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जो है तो उसमें सही से इलाज नहीं हो पाती है। लेकिन अब किशनगंज सहित पूरे बिहार को एक स्वास्थ्य मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता दी जाए। दरअसल बात यह है कि ये मांग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने उठाई है, जब उन्होंने कहा है कि बिहार के हर अस्पताल में एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और फिर एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। डॉक्टर रकीब आलम ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है, जहां कई लोग अवसाद, तनाव और फिर सामाजिक अलगाव का शिकार हुए हैं। इसका सीधा असर समाज में बढ़ते असामाजिक व्यवहार और फिर अपराध दर पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ चिकित्सा ही नहीं बल्कि समाज में शांति और फिर नैतिक मूल्यों की बहाली का सवाल है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बिहार में एक समग्र स्वास्थ्य मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता दी जाए। इस मॉडल को लागू करने के लिए उन्होंने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य समिति, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और फिर महिला एवं बाल विकास निगम के बीच समन्वय की आवश्यकता बताई है। तो डॉक्टर रकीब आलम ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों और फिर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे पुलिसकर्मी लगातार तनाव और फिर दबाव में रहते हैं। अगर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो फिर वे समाज के प्रति और फिर अधिक संवेदनशील और फिर न्याय संगत बन सकते हैं। उन्होंने इस पहल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जैसे अच्छा स्वास्थ्य और फिर कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और फिर शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं से भी। डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता केवल शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बिहार सरकार से अपील की है कि हर जिला अस्पताल में कम से कम एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट और फिर साइकेट्रिस्ट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोग मानसिक बीमारी को शर्म या फिर डर का विषय नहीं बल्कि इलाज योग्य स्थिति के रूप में समझे। वहीं पर उनका मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो फिर बिहार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है।